सो दोस्तों ट्रांसफर मार्केट खत्म हो चुका है एंड आई प्रॉमिस दैट कि ट्रांसफर मार्केट के खत्म होने के बाद हम लोग प्रीमियर लीग का प्रेडिक्शन का वीडियो करेंगे। तो भैया शूट कर रहे हैं प्रेडिक्शन वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भैया कौन सा टीम रिलीगेशन होगा, टॉप 4, टॉप 6, टॉप 8 या फिर कौन सा टीम चैंपियन होगा, सारा कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड उसके पीछे मैं थोड़ा लॉजिक भी देने की कोशिश करूंगा। आप अगर मेरे पॉइंट से भैया एग्री कर तो कॉमेंट सेक्शन में लिखना, अगर नहीं कर तो भी लिखना। तो भैया चैनल में जो न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और अगर पुराने हो तो लाइक कॉमेंट, या फिर अगर रेगुलर हो तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकचोदी के। तो भाई लोग प्रीमियर लीग में भैया बहुत पैसा उड़ाया गया भैया, मालो माल हो गया भैया प्रीमियर लीग। सीरिया है, ला लीगा आसपास नहीं है प्रीमियर लीग के। प्रीमियर लीग के भाई छोटे छोटे टीम 60-70 मिलियन खर्चा कर रहे हैं। तो भाई प्रीमियर लीग इस साल का बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा। पिछले साल प्रीमियर लीग ना थोड़ा सा हल्का हो गया था। लिवरपूल भैया एक 1.5 महीने पहले मोटा मोटी लिवरपूल जीत गया था, क्योंकि बहुत सारे टीम ना ट्रांजिशन पीरियड में थे। चेल्सी उतना स्टेबल नहीं था, पहला साल था एंजो मैरेस्का का। पेप का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, रॉड्री वगैरह बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड गू था, टॉटनहम हॉटस्पर गू था। आर्सेनल का भी भाई काय हैवर्ट्ज, गैब्रियल जेसस, साका बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। तो बहुत सारा हल्का हो गया था, खाली हो गया था मार्केट, और हौले हौले लिवरपूल भैया जीत गया था। लेकिन इस बार मेरे भाई जीतेगा कौन पता नहीं, लेकिन कंपटीशन भैया बहुत होगा, इतना इजीली कोई निकल नहीं सकता। तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये प्रीमियर लीग और भी ज्यादा मजेदार होगा। पहले बात करते भैया जो रिलीगेट होंगे, रिलीगेट कौन से टीम होंगे। पिछले 3-4 साल से ऐसा हो रहा है, जो प्रमोट होकर आ रहे हैं वही टाटा बाय बोल रहे हैं। क्योंकि देखो प्रीमियर लीग में जो लोग है रेगुलर बेसिस पे ना, उनके पास ऐसा पैसा या फिर स्टेबिलिटी है। आप नया टीम जब आता है ना, उनके साथ फाइट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो भैया जो लोग आते हैं वो लोग चले जाते हैं। तो भाई इस बार प्रमोट होकर आए थे बर्नली और लीड्स, और मेरे को लगता है बर्नली लीड्स दोनों गारंटी रेलीगेट होंगे। तीसरा टीम के ऊपर मेरा थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, दैट इज सनडरलैंड। सनडरलैंड काफी अच्छा ट्रांसफर में मार्केट में कुछ हलचल किया, झाका वाका लेके आए, और उसके बाद कुछ प्रीमियर लीग के टीम्स थोड़ा कमजोर हो गए। 3 टीम बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है। एक बॉर्नमूथ, उनका भैया डिफेंस लाइन चकनाचूर हो गया भाई। डेन हिसन बताओ, करके बताओ, सारे लोग चले गए। रियल मुझे लिवरपूल चले गए, तो टीम थोड़ा खाली हो गया। ब्रेंटफोर्ड का भैया बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हो भाई थॉमस फ्रैंक चले गए हैं। एमबीयू में उसा का जो पार्टनरशिप था वो भी ब्रेक हो चुका है। उनका कैप्टन नोरगार्ड भी चला गया आर्सेनल। तो ब्रेंटफोर्ड बहुत ज्यादा तितर पितर हो गया। एंड वेस्ट हैम का भी भाई थोड़ा सा तो प्रॉब्लम ज्यादा चल रहा है मेरे भाई। ग्राहम पॉटर उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहे। ऑल्दो पिछला मैच जो लास्ट मैच था नॉटिंघम फॉरेस्ट में जाके वो 3-0 पेल के आए, और लूकस पैकेट ने चुम्मा चाटी कर दिया अपने बैच के साथ। तो ये 3 का थोड़ा डामाडोल है। तो मुझे लगता है बॉर्नमूथ को भैया संभाल लेगा, क्योंकि उनके पास मैनेजर अच्छा है, इरे वाला है। एंड वेस्ट हैम के पास ना बहुत ज्यादा इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। देखो टोडीबो है, किलमैन है, ओबामयांग है, उसके बाद वर्ड प्रॉस है, फुलक्रूक है, उसके बाद थॉमस टूचेक है, लूकस पैकेटा है, जेरेड बोयन है। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस से वेस्ट हैम बच जाएगा, बॉर्नमूथ को बचा लेगा उसका मैनेजर। तो भाई ब्रेंटफोर्ड का थोड़ा तगड़ा कंपटीशन होगा सनडरलैंड के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि आफ्टर द सीजन, बाय एंड ऑफ द सीजन, सनडरलैंड ही रिलीगेट होगा। तो जो 3 टीम आए थे वही 3 टीम चले जाएंगे वापस। अब इसके बाद ब्राइटन, फुलहम, क्रिस्टल पैलेस कहां पे फिनिश करेंगे भैया, इसके ऊपर आप भी इंटरेस्टेड उतना नहीं हो, मैं भी उतना डिस्कशन करके फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अभी हम लोग आ जाते हैं टॉप 8 में कि भाई ये बड़े बड़े टीम कहां पे भैया फिनिश करेंगे। तो चले आते भैया 8 पोजीशन में कौन सा टीम फिनिश होगा। 8 पोजीशन में मैं रखा हूं आपके हमारे प्यारे मैनचेस्टर यूनाइटेड को। देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को 8 पोजीशन में क्यों प्लेस कर। देखो भाई पिछला सीजन में 15 में फिनिश किया था। 15 से अगर 8 पोजीशन में मैं रख रहा हूं तो भैया डबल, 21 दिन में पैसा डबल में कर रहा हूं, तो भैया बहुत ज्यादा अच्छा है। तो एक कंडीशन में दूंगा, 2-3 मिनट बाद में डिस्क्राइब करने के बाद एक कंडीशन में दूंगा, और भी हम लोग ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम में मैं 8 पोजीशन में मैनचेस्टर को रखना चाहूंगा। अब मैनचेस्टर का अगर थोड़ा बहुत बातचीत कर ले, आमोरिम का पहला सीजन शुरू हो रहा है। 3 मैच खेले हम लोग, 1 जीते, 1 ड्रॉ, 1 भैया हारे हैं। बहुत सारे बिग चांसेस वगैरह हम लोगों ने क्रिएट किया था, लेकिन भैया अगेन हम लोग क्लिनिकल नहीं थे। हम लोगों का गोलकीपर का थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। उनाना के ऊपर हम लोग बात करेंगे, मैं एक शॉट लेके आऊंगा उनाना के बारे में। बंदे ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट डिमांड किया उनाना की मां की ऐसी की तैसी। चलो फाइन, हमारे पास गोलकीपर नहीं था, लेकिन हम लोगों ने लेमंस को लेके आए। हम लोगों के पास डिफेंस कॉम्पैक्ट था, काफी बढ़िया डिफेंस है हमारे पास। अटैक का जो पिछला सीजन में प्रॉब्लम था, हम लोगों ने मोटा मोटी करके, देखो पिछला सीजन हम लोग 15 पोजीशन में फिनिश नहीं करते, हम लोग 7th 8 पे फिनिश कर पाते। लेकिन हम लोगों के जो पास अटैकर्स था वो लोग भैया 50+ बिग चांसेस हम लोगों ने मिस किया था भाई सिर्फ प्रीमियर लीग में। उसमें
से अगर 50-60% कन्वर्शन रेशियो हो जाता तो गारंटी हम लोग 7th या फिर 8th पोजीशन में फिनिश करते। तो इसका हम लोगों ने भैया जस्टिफिकेशन दिया है कि भाई पूरा अटैक लाइन हम लोगों ने चेंज कर दिया। सिस्को, एम्ब्यूमो भैया, मैथ्यूज कुना सारे लोगों को हम लोग लेके आए। तो कहने की अटैक हम लोगों का बहुत ज्यादा डायनेमिक लग रहा है एंड वैरायटी वाइज लग रहा है और डिफेंस भी काफी कॉम्पैक्ट है। लेकिन मेरे भाई जो नहीं है वो है मेरे भाई मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडिस। आप जानते हो हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, नंबर 6 हम लोगों ने एक भी साइन नहीं किया है। हमारे पास अंकल काशिमेरो है, उगार्ते है, कोबी माइनो, ब्रूनो फर्नांडिस, कोई भी भैया डिफेंस मिडफील्डर या फिर जो रोल रूबेन अमोरिम को चाहिए वो रोल भैया नहीं है। तो यहाँ पे आता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्या हम लोग फिर से सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने 8 पोजीशन में फिनिश करवाए, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा हमारे अटैकर्स को। यहाँ पर अगर हम लोग फिर से बिग चांसेस मिस करने लग जाए, हम लोग क्लिनिकल ना हो, तो भैया 8 से फिसल के हम लोग 10-12 पे भी आ सकते हैं। और मैं नहीं चाहता मिड टेबल के उस पार हम लोग फिनिश करें, मिड टेबल के इस पार फिनिश करेंगे थोड़ा एक पॉजिटिव वाइब रहेगा। तो मेरे पास ये कॉन्फिडेंस है कि एम्ब्यूमो बताओ, कुना बताओ, सिस्को बताओ, ये सारे लोग मोटा मोटी करके 40-45 गोल मारेंगे, ब्रूनो होगा पीछे, तो मोटा मोटी करके हम लोग 8 पोजीशन में फिनिश कर लेंगे। पॉजिटिव पॉइंट डिफेंस है, पॉजिटिव पॉइंट अटैक है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट दिस मिडफील्ड एंड थोड़ा क्वालिटी स्क्वाड डेप्थ। तो हम लोग 8 पोजीशन फिनिश करने का टीम हमारे पास है। तो मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को 8 पोजीशन में रखूंगा। उसके बाद आते हैं 7th पोजीशन में। 7th पोजीशन में हम लोग रखेंगे मार्को बिसोट, बोलने वाले भैया उनाई एमरी के एस्टन विला को। देखो पिछला सीजन से या फिर पिछले 2 सीजन थे एस्टन विला में जब से उनाई एमरी के कमांड में आया भैया, बढ़िया प्रोजेक्ट एस्टन विला ने दिखाया। पिछली बार तो भैया पीएसजी को पेल दिए थे ऑलमोस्ट आपकी यूसीएल में, और पिछले सीजन 6th पोजीशन में फिनिश किया था। तो यहाँ पर मैं उसको 7th पोजीशन में फिनिश करवा रहा हूँ, क्योंकि भैया इस बार एस्टन विला यूसीएल में नहीं खेल रहा है, तो कंपटीशन का लेवल थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा, यूरोपा लीग खेलेंगे। लेकिन भैया एस्टन विला ना अकॉर्डिंग टू मी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया, कुछ डेवलप नहीं किया कि भाई पिछला सीजन का 6th पोजीशन में अगर फिनिश कर दो। देखो प्रीमियर लीग बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गया है, आपको अगर सर्वाइव करना है सिंपल चीज़ है भैया, पैसा फेंको, तमाशा देखो। अगर पैसा नहीं है आपके पास तो निकल, पहली फुर्सत में निकल। लेकिन एस्टन विला ने मेरे भाई इस बार ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं किया है, कुछ 1-2 प्लेयर्स बाहर गए और कुछ इनकमिंग भी हुआ है। देखो इनकमिंग के मामले में मार्को बिसोट आए हैं, उसके बाद हमारे जेडन सैंचो द गोड फ्रीडम फाइटर गए हैं, विक्टर लिंडलॉफ आए, हार्वी एलियट लिवरपूल से उन्होंने साइन किया, अटैकर्स उन्होंने ऐड किया, इवन गुसेंट को उन्होंने साइन किया, भाई ये भी सेंटर फॉरवर्ड है। तो मोटा मोटी करके अपडेट किया है उनाई एमरी ने, लेकिन भैया ज्यादा अपडेट या फिर ज्यादा पैसा देके उनाई एमरी को हेल्प नहीं किया, स्क्वाड डेवलप ज्यादा नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं उनको 7th पोजीशन में रखना चाहूंगा, क्योंकि वो लोग यूसीएल नहीं खेल रहे, यूरोपा लीग खेल रहे, तो क्वालिटी वहां पे उनका थोड़ा कम होगा, फटीग वगैरह भी कम होगा, तो इसका बेनिफिट थोड़ा एस्टन विला को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी 7th प्लेस में फिनिश करेगा उनाई एमरी का एस्टन विला। उसके बाद आते हैं 6th पोजीशन में। देखो 6th पोजीशन में मैं रखना चाहता हूं द वाइट पार्ट ऑफ लंदन, दैट इज टॉटनहम हॉटस्पर को। देखो टॉटनहम हॉटस्पर भैया बहुत कुछ चेंज कर दिया है। पिछला सीजन यूरोप चैंपियन हुए थे, यूरोपा लीग चैंपियनशिप में उन्होंने फाइनल जीता था मैनचेस्टर को हरा के पोस्टेकोग्लू के अंडर में, लेकिन उन्होंने भैया एक बहुत तगड़ा साइनिंग किया, दैट इज उनका मैनेजर थॉमस फ्रैंक। एंड आप अगर चैनल में रेगुलर हो, मेरे साथ अगर आप बातचीत करते हो, फिर मेरा लाइव स्ट्रीम बहुत ज्यादा देखते हो, तो मैं बहुत बड़ा फैन हूं भैया थॉमस फ्रैंक का। उन्होंने ब्रेंटफोर्ड को 2nd डिवीजन से क्वालिफाई करके प्रीमियर लीग में लेके आए, और मैंने बोला भैया प्रीमियर लीग में लेके आने के बाद यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, लेकिन थॉमस फ्रैंक ने भैया ब्रेंटफोर्ड को सर्वाइव कर दिया। सिर्फ सर्वाइव नहीं करवाया, ब्रेंटफोर्ड का एक रेगुलर मिड टेबल टीम बना दिया। तो मेरे भाई थॉमस फ्रैंक प्रीमियर लीग का जो लॉजिक है या फिर उनका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो भैया डिकोड कर लिए है। पिछला 2 सीजन से ब्रेंटफोर्ड भैया 10th 12th मतलब प्रॉपर मिड टेबल क्लब बना दिया। थॉमस फ्रैंक अमेजिंग साइनिंग प्रीमियर लीग की तरफ से टॉटनहम ने अपना मैनेजर चुन लिया। उसके बाद थॉमस फ्रैंक को सपोर्ट की है टॉटनहम हॉटस्पर, एंड बहुत ज़्यादा अंडररेटेड आपका ट्रांसफर विंडो गया है, बहुत ज़्यादा लोग नज़र नहीं मार रहे, लेकिन मेरे भाई टॉटनहम का ट्रांसफर विंडो इस बार गजब क्या गया, जो एस्टन विला का उतना गया नहीं है। उनाई एमरी को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन थॉमस फ्रैंक को मिला है। देखो क्या क्या उन्होंने साइन किया भाई, लिन से वो लेके आए थे एक सेंटर बैक, केविन डांसो को उन्होंने लेके आए। उसके बाद मैथ्यूज तेल भैया लोन में थे बायर्न से, उनका कंफर्मेशन कर दिया। उसके बाद मोहम्मद कुदुस, व्हाट अ साइनिंग दैट वाज, वेस्ट हैम से उन्होंने मोहम्मद कुदुस को लेके आए। उसके बाद लूका वस्कोविच उनको उन्होंने लेके आया। उसके बाद जाबी सिमोन्स को उन्होंने लेके आया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जाबी सिमोन्स, क्यों
क्योंकि टॉटनहम हॉटस्पर का गोलकीपर खतरनाक है, विकारियो का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। डिफेंस में भैया ये बंदा केविन बंदा आके, डेंसो बंदा आके थोड़ा डेप्थ देगा, उसके बाद मिकी वैन डे मीन, क्रिस्टियानो रोमेरो, उड्योगी बताओ, पेड्रो पोरो बताओ, काफी बढ़िया है और डेप्थ भी उनके पास थोड़ा बहुत है। ये बंदा आके ये ऐसे न्यू सेंटर बैक आके डेप्थ वगैरह देगा। मिडफील्ड सॉर्टेड है, बेंटेंकर है, सार है, बिसुमा है। नंबर 10 पे कुलुजिस्की काम कर सकता है, उनको उस तरीके से खिलाएंगे। और जाबी सिमोंदी जो क्रिएटिव प्लेमेकर है ना, जो काम जेम्स मैडिसन करता था, जेम्स मैडिसन के ACL पता नहीं क्या कुछ हो गया है भैया, 6-7 महीने के लिए बाहर है। टॉटनहम के पास में क्रिएटिव वाला खिलाड़ी नहीं है, तो जेम्स मैडिसन की जगह पे कुलुजिस्की वहां पे काम कर सकता है, लेकिन कुलुजिस्की भी इवेंचुअली भाई इंजर्ड है, तो उनके पास एक क्रिएटिव प्लेमेकर चाहिए था। ये जाबी सिमोंस बहुत ज्यादा खतरनाक साइनिंग साबित होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे इन लोग रुके नहीं, 2 और लोन ट्रांसफर भी उन लोगों ने किया है, दैट इज पाउलिना को लेकर आए बायर्न म्यूनिख से, जो भाई फुलम में खेलता था, मतलब प्रीमियर लीग प्रूवन खिलाड़ी है, जो भाई मैन सिटी के खिलाफ एक बंदे ने गोल भी मारा। और कुलुमुआनी का इन्होंने ट्रांसफर डन डील कर दिया। तो ब्रेनन जॉनसन, सोलंकी, रिचर्डसन, कुलुमुआनी काफी तगड़ा अटैकर है मेरे भाई, कुदूस वगैरह है। कुलुजिस्की एंड जाबी सिमोन नंबर 10 का रोल प्ले करेंगे। मिडफील्ड का सॉलिडिटी देगा सार, बिसुमा एंड बेंडेंकर। एंड डिफेंस काफी खतरनाक है और UCL भी खेलेगा टॉटनहम, तो भैया डेप्थ की जरूरत तो है। कुछ प्लेयर भैया बाहर भी गए, ब्रायन गिल बाहर गया, सॉन बहुत दिनों बाद भैया टॉटनहम लेजेंड तो मैं मानूंगा, प्रीमियर लीग लेजेंड भी मैं सॉन एंड मिन को मानूंगा, दोनों बाहर गए, तो काफी इनकमिंग भी हुआ है, डेप्थ भी है। सारी जगह पे जो प्रॉब्लम था उन्होंने ये नोटिस भी किया है और सारी जगह पे प्लेयर का खरीदारी करके एक बैलेंस साइड मेरे को दिख रहा है टॉटनहम हॉटस्पर, एंड काफी अंडरडॉग भी दिख रहा है। देखो UCL में ज्यादा कुछ करना मुश्किल होगा, क्योंकि भैया UCL में भैया क्वालिटी कुछ ज्यादा ही है और पिछले 2-3 साल से टॉटनहम हॉटस्पर UCL खेला नहीं है, तो बहुत सारे खिलाड़ी पहली बार UCL खेलेंगे, तो मैनेजर न्यू है, प्लेयर के कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। लेकिन मुझे लगता है राउंड ऑफ 16 तक क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके बाद भैया निकल जाएंगे, उसके बाद प्रीमियर लीग में फोकस करेंगे टॉटनहम हॉटस्पर, और 6 पोजीशन में टॉटनहम हॉटस्पर गारंटी फिनिश करेगा। यहाँ पे मैं मैनचेस्टर का मैं बाद में बोलना चाहूंगा। देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड ना 8 पोजीशन से हाईएस्ट 6 पोजीशन में फिनिश कर सकते हैं, अगर हमारे अटैकर्स ओवर परफॉर्म करे तो। क्योंकि देखो एस्टन विला का टीम उतना खतरनाक नहीं है, उसको हम बीट कर सकते हैं। टॉटनहम का टीम का डेप्थ खतरनाक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्यादा अच्छा है, बैलेंस साइड दिख रहा है, लेकिन उनके पास एक फिटिंग रहेगा, क्या, चैंपियंस लीग। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कुछ भी नहीं है। कैराबा कप से हम लोग भैया घमंड लेके बाहर हो चुके, ग्रिम्सबी टाउन से हार के। हमारे पास FA कप है और हमारे पास भैया प्रीमियर लीग है, तो घुमा फिरा के भैया हफ्ते में हमको क्या कितना गेम खेलना पड़ेगा, 1 गेम खेलना पड़ेगा। टॉटनहम हॉटस्पर को भैया क्वालिटी गेम खेलना पड़ेगा, एवे वगैरह फिक्चर होगा, बाहर जाना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन में गारंटी वो लोग तो टॉप 8 में फिनिश नहीं करेंगे, तो क्वालिफिकेशन का 1 मैच भी खेलेंगे, मतलब 2 मैच खेलेंगे। उसके बाद अगर जीत गए तो राउंड ऑफ 16 में भी 2 मैच खेलेंगे, हारेंगे जीतेंगे, हाईएस्ट राउंड ऑफ 16 तक ही टॉटनहम हॉटस्पर क्वालिफाई करेंगे, तो ज्यादा मैच खेलना पड़ेगा। फटीग में अगर इंजरी वगैरह हो गया तो भाई टॉटनहम हॉटस्पर स्लिप अवे कर सकता है। तो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ओवर परफॉर्म करता है, इट डिपेंड्स ऑन द अटैकर्स। अगर अटैकर्स ने अच्छा खासा गोल मार दिया तो हाईएस्ट हम लोग 6th प्लेस में प्रोमोट हो सकते हैं। लेकिन अभी तक के लिए मैं 6th पोजीशन में टॉटनहम को रख रहा हूँ, 7th पोजीशन में एस्टन विला को रख रहा हूँ, और 8th पोजीशन में मेरे भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैं रख रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोग 5th पोजीशन में मूव करेंगे, एक ऐसा क्लब जो पिछले 3-4 साल में यूरोप में सबसे तगड़ा प्रोजेक्ट बनाते हुए, दैट इज न्यूकासल यूनाइटेड। देखो बहुत सारे प्लेयर के ऊपर टारगेट किए थे न्यूकासल यूनाइटेड, एंड आशा किए थे कि भाई साइन वगैरह करेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग न्यूकासल को धोखा देके कहीं पे मैनचेस्टर यूनाइटेड चले गए, आर्सेनल पे चले गए, चेल्सी पे चले गए। उनका एक सेंटर फॉरवर्ड अलेक्जेंडर इसाक, जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो सकता है, वो बंदा भी धोखा देके इवेंचुअली लिवरपूल में चला गया। लेकिन क्या न्यूकासल यूनाइटेड का ट्रांसफर मार्केट खराब गया? एकदम नहीं मेरे भाई, उन्होंने पिन पॉइंट ट्रांसफर किया है। अगर न्यूकासल का इनकम की बात बोले, उन लोगों ने एलेंगा को साइन किया, ठीक है, नॉटिंघम फॉरेस्ट से मोटा मोटी 50-55 मिलियन से, मतलब प्रीमियर लीग साइनिंग। उसके बाद मलिक थियो, मामा मिया, खतरनाक AC मिलन का सेंटर बैक, परफेक्ट साइनिंग फॉर भाई मलिक थियो एंड परफेक्ट साइनिंग फॉर न्यूकासल यूनाइटेड। उसके बाद उन्होंने जैकब रैनसेप को उठाया भाई 43 मिलियन से एस्टन विला से, वो भी प्रीमियर लीग का साइनिंग है। उसके बाद सेंटर फॉरवर्ड इसाक का जो भाई पैसा उन्होंने खर्चा किया है, 2 सेंटर फॉरवर्ड खरीद के, 1 सेंटर फॉरवर्ड को बेच के उन्होंने 2 सेंटर फॉरवर्ड खरीदा। इवेंचुअली कॉलम विल्सन भी उनका चलेगा, इसलिए भाई अटैकर्स में ज्यादा ऐड करना था, क्योंकि भाई न्यूकासल यूनाइटेड भी भैया UCL खेलेंगे, अच्छे बारसा के साथ मैच होगा भैया, अच्छे मैचेस खेलना पड़ेगा। तो उन्होंने भैया निक वर्ल्डमेट को लेके आया भाई, जर्मन नेशनल का सेंटर फॉरवर्ड है, एंड उसके बाद उसा को लेके आया ब्रेंटफोर्ड से, वो भी प्रीमियर लीग का साइनिंग है। तो मोटा मोटी करके एक बैलेंस टीम दिख रहा है। उसके बाद आप जानते हो न्यूकासल के बाद ऑलरेडी
एक मक्खन स्क्वाड है। मिडफील्ड का उनका ट्रायो है भैया, टोनाली, जोलिंगटन एंड उसके बाद ब्रूनो गिमारेश। अगर आप बैक की बात करते हो, शार है उनके पास, बोटमैन है उनके पास, बर्न है उसके बाद, लिवरामेंटो, ट्रिपियर वगैरह है। और अगर आप अटैकर्स की बात करते हो भाई, हार्वी बार्न्स बताओ, रैम्सडेल को उन्होंने साइन किया था गोलकीपर, भाई गोलकीपर आया है उनके पास, एंटनी गॉर्डन है। तो टोटल मिला के न्यू साइनिंग, पुराना साइनिंग मिला के एडी हाउ का जो प्रोजेक्ट है, पिछला साल मेरे भाई एडी हाउ ने कैराबा कप जिताया था और पिछले 3 साल में 2 कैराबा का फाइनल खेल लिए। मैनचेस्टर से वो लोग हारे थे और पिछले साल जीते थे। तो पिछले 3-4 साल में न्यूकासल यूनाइटेड इज नॉकिंग द डोर। तो उनका प्रोजेक्ट काफी खतरनाक है। प्लेयर्स पहले से थे, 2-3 लोग धोखा देके गए हैं। उनका भैया अच्छा खासा उन्होंने साइनिंग वगैरह किया है। डेप्थ भी खतरनाक है, प्लेइंग स्टाइल खतरनाक है, प्रोजेक्ट पुराना है, सेटल टीम है। तो भैया 5th पोजीशन में आई डोंट थिंक सो भाई कोई माइका लाल न्यूकासल को 5th पोजीशन से हिला सकता है। तो मेरे को लगता है अकॉर्डिंग टू मी 5th पोजीशन में फिनिश करेंगे मेरे भाई न्यूकासल यूनाइटेड। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे हो, टॉप 4 में कौन कौन रहेगा। ऑब्वियसली आप लोग समझ गए, टॉप 4 में रहेगा भैया आर्सेनल, चेल्सी, सिटी और लिवरपूल। लेकिन उनमें से भैया 4th पोजीशन में या फिर 1st पोजीशन में कौन फिनिश करेंगे। देखो पहले हम लोग बात करेंगे आर्सेनल के ऊपर। देखो आर्सेनल के ऊपर मैंने 15-20 दिन पहले एक स्ट्रीम में बोला था एंड वही मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि आर्सेनल इस बार ना 2nd पोजीशन में फिनिश गारंटी नहीं करेगा। वो लोग प्रीमियर लीग जीत जाएंगे या फिर वो लोग 4th पोजीशन में फिनिश करेंगे, क्योंकि भैया एक समय का बांध जो है, पेशेंस का बांध जो टूटने वाला है। बैक टू बैक 3 साल 2nd पोजीशन में फिनिश करने के बाद उनके अंदर ही फ्रस्ट्रेशन आएगा, मैनेजर के ऊपर भी आएगा, उस टीम के अंदर भी आएगा। वो फ्रस्ट्रेशन हम लोग देख पाएंगे। उस फ्रस्ट्रेशन में ये लोग ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे। प्रेशर में कुछ लोग भैया बिखर जाते, कुछ लोग निखर जाते। आर्सेनल इस बार निखरेगा 1st पोजीशन में या फिर भैया बिखर जाएंगे। देखो आर्सेनल का क्या चीज है, हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। आर्सेनल के पास सॉलिड गोलकीपर है जो भैया बैक टू बैक 2 साल में 2 गोल्डन ग्लव्स जीत चुका है। पिछले साल तो गोल्डन ग्लव्स जीता था, उसके पहले भी राया ने जीता था शायद। मतलब प्रीमियर लीग का भैया वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर उनके पास है। डिफेंस उनके पास यूरोप का, प्रीमियर लीग को मारो गोली मेरे भाई, उनके पास यूरोप का वन ऑफ द बेस्ट, अगर बेस्ट बोलूंगा भैया मारपीट लग जाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस लाइनअप है मेरे भाई। सलीबा गैब्रियल पार्टनरशिप देख रहे हो, आपके पास कैलिफ्यूरी है, टिम्बर है, बेन व्हाइट का डेप्थ है, हिनकफियो को साइन कर लिए, उनके पास मॉस्कोरो को साइन कर लिया। तो भाई डिफेंस का भैया मजाक नहीं भैया। आर्सेनल को ओपन प्ले से आप गोल दे नहीं सकते। एनफील्ड में मैच हुआ, लिवरपूल का बाप का दम नहीं था मेरे भाई ओपन प्ले से गोल देना। सोबोज़लाई ने एक बैंगर मार दिया, इसलिए गोल वगैरह हुआ। तो डिफेंस यूरोप का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस लाइन एंड डेप्थ है। उसके बाद मिडफील्ड अगेन मैं बोलूंगा भैया आफ्टर बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड के बाद या फिर कंपटीशन दे सकते हैं उनके साथ भी, यूरोप का भी वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड आपके पास आर्सेनल का है। डिक्लन राइस, फिजिकलिटी, जुबिमेंडी, टेम्पो कंट्रोलर, मिकेल मेरिनो, ओडेगार्ड। क्या चाहते हो मेरे भैया? क्वेश्चन यही है कि आर्सेनल के पास अटैक है कि नहीं। हम लोग बात किए थे बहुत दिनों से, मैं बोल रहा था भाई आर्सेनल पिछले 3 साल से जीता नहीं है प्रीमियर लीग, क्योंकि उनके पास अटैक में वो फोकल पॉइंट नहीं है। कौन है वो जो 30 से 35 गोल देगा? काई हेवर्ट्स ना, गैब्रियल जेसूस ना, साका के ऊपर आप उतना पैसा लगा नहीं सकते। तो भाई अटैकिंग एरिया में उनको चाहिए था अपग्रेड। क्या उन्होंने किया? बिल्कुल किया मेरे भाई। 250 मिलियन खर्चा वगैरह किए। हम लोगों ने पहले बोल दिया भाई, केपा लेके आए उन्होंने, नूनी मदुएको को लेके आया, मॉस्कोरा वगैरह लेके आए। उसके बाद भाई एजे खतरनाक साइनिंग उन्होंने किया एंड उसके बाद मेरे भाई विक्टर गिकोरेश को उन्होंने लेके आया, द फोकल पॉइंट जो बात कर रहे थे भाई, इसके ऊपर पैसा लगा है मिकेल आर्टेटा ने कि ये बंदा मारेगा 30 गोल, 25-30 गोल प्रीमियर लीग में, टोटल मिला के 40+ गोल मारेगा। अब क्वेश्चन मार्क है, क्या इस अटैक से आर्सेनल जीत सकते हैं प्रीमियर लीग? आई डोंट थिंक सो यार। एजे को उन्होंने लेके आया लेफ्ट विंगर में, मतलब मार्टिनेली का अपग्रेड, मतलब मार्टिनेली और एजे खेलेगा लेफ्ट विंगर, राइट विंगर खेलेगा भाई नोनी मदुएको आपका साका, और सेंटर फॉरवर्ड में किंकाई, गैब्रियल जेसूस या फिर आपका विक्टर गिकोरेश खेलेगा। मुझे लगता है ना एजे अगर नंबर 10 खेलता तो ज्यादा अच्छा होता, और एक प्रॉपर अगर लेफ्ट विंगर वो लेके आया तो ज्यादा अच्छा होता। आई थिंक आर्सेनल को रोड्रिगो के लिए जाना चाहिए था, अब पता नहीं क्यों नहीं किया। एंड उसके बाद विक्टर गिकोरेश के ऊपर मेरे को भाई उतना कॉन्फिडेंस नहीं कि विक्टर गिकोरेश एक टीम को प्रीमियर लीग जिता सकता है। आई डोंट थिंक सो यार। विक्टर ओशिमेन मार्केट में था, अलेक्जेंडर इसाक मार्केट में था, सेस्को मार्केट में था। तो मुझे लगता है ये 3 सेंटर फॉरवर्ड के लिए आर्टेटा जा सकते थे, लेकिन जो हो गया हो गया। तो मेरे को लगता है मेरे भाई विक्टर गिकोरेश उतना
हिट नहीं होगा, फ्लॉप नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम उसको फ्लॉप करने नहीं देंगे, क्योंकि बॉल डालने वाले बहुत सारे खिलाड़ी है। क्रिएटिव का थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, इसलिए एजे भैया नंबर 10 खेलते हैं ओडेगार्ड के जगह पे, तो मेरे को लगता है ओडेगार्ड से ज्यादा क्रिएटिविटी एजे दे पाता, और एक विस्फोटक, एक ड्रामेटिक अगर लेफ्ट विंग लेके आते तो और भी ज्यादा अच्छा होता। तो घुमा फिरा के जो प्रॉब्लम 3-4 साल से हो रहा है अटैक, मुझे लगता है इस सीजन में भी अटैक का प्रॉब्लम होगा, एंड मुझे लगता है आर्सेनल इस बार 4th फिनिश करेगा। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं सेकंड से डायरेक्ट 4th, यस मेरे भाई, मेरे को लगता है वो पैनिक, वो फ्रस्ट्रेशन आपको विंटर विंडो के बाद थोड़ा देखने को मिलेगा। एंड आर्सेनल 250 मिलियन खर्चा किया और 7 साल के अंदर आर्टेटा ने भैया 1 बिलियन खर्चा कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है भैया आर्सेनल इस बार एक ट्रॉफी जीतेगा, मेरे को लगता है एफए कप या फिर कैराबा कप कुछ एक जीत सकता है, लेकिन प्रीमियर लीग में आई थिंक टॉप 4 में फिनिश करेगा। तो 4th स्पॉट में देना चाहता हूँ आर्सेनल फुटबॉल क्लब को। उसके बाद 3rd स्पॉट में मैं रखना चाहूंगा मेरे भाई मैनचेस्टर सिटी को। जी हाँ, क्यों देखो पेप गार्डियोला भैया बैक टू बैक 2 साल ट्रॉफी लेस नहीं किया, मतलब ट्रॉफी लेस मतलब लीग जीते नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देखो पेप गार्डियोला का खतरनाक रिकॉर्ड है भैया, 2 साल में मतलब ऑल्टरनेटिव ईयर में गारंटी उन्होंने लीग जीता है। देखो मैनचेस्टर सिटी का भैया कोर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, रॉड्री जो इंजर्ड हुआ था एसीएल से वापस आया, लेकिन हम लोग पुराना रॉड्री को उतना देख नहीं पा रहे। उनका जो जान शान था केविन डे ब्रुयने वो भैया निकल चुके हैं, गुंडोगान भी निकल चुके हैं। गुंडोगान आपको पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता यार, पेप गार्डियोला का पहला साइनिंग था गुंडोगान, एंड गुंडोगान ने क्या किया आप जान चुके हो। एंड पिछले 3 साल पहले एस्टन विला के साथ लास्ट डे में 2-0 से पीछे था और वो मैच जीतना था, और गुंडोगान ने आके बैक टू बैक 2 गोल मारा था, इवेंचुअली 3-2 से सिटी वो मैच जीता था एंड प्रीमियर लीग भी जीता था। तो गुंडोगान भैया बहुत प्यारा यार, बहुत इफेक्टिव खिलाड़ी है। तो कोर थोड़ा डामाडोल हो चुका है, अकांजी में निकल चुके हैं, लेकिन भर भर के साइनिंग भैया पेप गार्डियोला की है पिछले विंटर विंडो में। इस बार समर विंडो में भैया मोटा मोटी करके उन्होंने खर्चा भी अच्छा खासा किया है। कौन कौन आया है भैया, ब्रायन नूनिया है, तेजारे रेंडर्स एसी मिलान का खतरनाक एक मिडफील्डर उन्होंने लेके आया, राइन चर्की को उन्होंने लेके आया, ओमान मानबश तो भैया पिछले विंटर विंडो में आ गए थे, ट्रेफर्ड को उन्होंने लेके आया, उसके बाद भैया डोनारुमा को लेके आया, 2 गोल कर उन्होंने लेके आया, एडरसन भी वर्चुअली चले जा चुके हैं, एंड गुंडोगान एडरसन केडीवी अकांजी सारे लोग जा चुके हैं, रिको लिस वगैरह है, ग्वाड्रियल वगैरह है, डिफेंस काफी कॉम्पैक्ट है, गोलकीपर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटैक में भी उमर मानवोश वगैरह है। लेकिन प्रॉब्लम मेरे को लगता है क्या है कि सिटी से ना वाइब नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मिडफील्ड में ना मैं कॉन्फिडेंट नहीं देख पा रहा हूँ मिडफील्ड में। रॉड्री वापस नहीं आया मेरे भाई, अभी भी फॉर्म पकड़ने में रॉड्री को टाइम लगेगा। निको गोंजालेस आई डोंट थिंक सो। तेजानी रेंडर्स बढ़िया है, लेकिन वो डिफेंसिव कंपोज जो रॉड्री देता था वो डिफेंसिव कंपोजर आई डोंट थिंक सो कि मैं अभी वाइब ले पा रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि केविन डे ब्रुयने को जो चरकी आया है, चरकी 2 महीने के लिए इंजर्ड है, तो केविन डे ब्रुयने को भैया जो भाई माहौल है ना वो चरकी माहौल बना पाएगा भाई, प्रॉब्लम है भैया। 2 महीने के लिए बाहर, उसके बाद फिर से बंदा आएगा, इंजरी वगैरह रिकवरी वगैरह आई डोंट थिंक सो। उमर मानमोश भी भैया पिछले 6-7 मैच में इस सीजन में भैया 6 मैच खेल चुके क्लब वर्ल्ड कप को मिला के, बंदे ने उतना विस्फोटक गोल वोल ज़्यादा दिए नहीं। तो गोल्स के लिए ना सिटी को घुमा फिरा के हालैंड के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है। हालैंड पिछले सीजन भैया लास्ट के 2-2.5 महीने भाई इंजर्ड हो गया था, तो एक बंदे के ऊपर सारा पैसा लगा देते हो ना, या फिर एक बंदे के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो भैया आपका सिस्टम क्रम्बल करना शुरू कर जाता है। तो हालैंड के ऊपर ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। पिछला सीजन तो भैया कितना 40 गोल हालैंड मारे थे और सेकंड हाईएस्ट गोल मारे थे ग्वाड्रियल ने भैया, क्योंकि फिल फोडेन, बर्नार्डो सिल्वा ये सारे लोग सो रहे थे। तो भैया हालैंड और एक पॉइंट मिडफील्ड का भी उतना स्टेबिलिटी मेरे को दिख नहीं रहा है। और वो लोग यूसीएल में भी खेलेंगे तो भैया कठिन फिक्चर वगैरह है, ऑल्दो उनको फिक्चर थोड़ा ईजी मिला है, हर बार सिटी को ईजी मिलता है, लेकिन मेरे को लगता है भैया स्टेबिलिटी मेरे को उतना दिख नहीं पा रहा है। गोलकीपर और डिफेंस ठीक ठाक है, लेकिन मिडफील्ड का वो कंट्रोल एंड गोल्स कहां से आएंगे, हालैंड के अलावा कौन, मार्मोश वगैरह चरकी वगैरह अगर स्टेप इन नहीं करेंगे तो भैया बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क हो सकता है। और 3 मैच में ऑलरेडी भैया 2 मैच ऑलरेडी लोग हार गए। टॉटनहम ने 2-0 से पेल दिया और ब्राइटन के साथ भी वो लोग 2-1 से थोड़ा स्ट्रगल कर गए हैं। तो 3 मैच में भैया 1 मैच जीत 2 मैच हार, इतना ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं। उसके बाद मैनचेस्टर डर्बी वगैरह होगा एंड मस्जिद के साथ भाई बर्नबी में हेलो हाई करने जाएंगे। तो मुझे लगता है भैया इस साल प्रीमियर लीग तो भैया पेप गार्डियोला उनकी टीम नहीं जीत पाएंगे। तो मैं तीसरे पोजीशन में रखना चाहूंगा मैनचेस्टर सिटी को। उसके बाद मैं सेकंड पोजीशन में रखना चाहूंगा थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल या फिर आप बोल सकते हो अनपॉपुलर ओपिनियन, मैं रखना चाहूंगा था लंदन क्लब को, द ब्लू पार्ट ऑफ लंदन, चेल्सी फुटबॉल क्लब। जी हाँ, एंजो मैरेस्का का सेकंड सीजन है, वर्ल्ड कप चैंपियन, द बेस्ट क्लब इन द यूरोप, नहीं बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। देखो बहुत सारे लोग बोल रहे कि भाई चेल्सी ने तो बहुत
खर्चा किया, बहुत खर्चा कर दिया। देखो मेरे भाई, चेल्सी ने ना 328 मिलियन खर्चा किया, ठीक है, और चेल्सी बेच के कितना कमाया पता है? 332 मिलियन। चेल्सी ने इस सीजन में खर्चा नहीं किया मेरे भाई, चेल्सी ने इस सीजन में 4 मिलियन कमाया है। चेल्सी ने भैया 26 प्लेयर खरीदे हैं तो 23 प्लेयर को बेचा है। तो मेरे भाई चेल्सी अनडाउटेडली पूरे वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग फुटबॉल क्लब है। वो भैया निकोलस जैक्सन को भैया 80 मिलियन में बेच दिए, 15 मिलियन लोन फीस भैया 16.5 मिलियन लोन फीस कर दिए, और 65 मिलियन बाई क्लॉज को उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि बेच तुमको लेना ही पड़ेगा। तो भाई जाओ फिलिक्स को वो लोग 35-40 मिलियन में बेच रहे अल नसर में भैया। भाई चेल्सी किसी को भी बेच सकता है। चेल्सी के अंदर जो सेल्स मैनेजमेंट के जो लोग है, रिक्रूटमेंट के जो लोग हैं, जो नेगोशिएशन करता है, भाई खतरनाक लोग हायर कर लिए। तो मेरे भाई चेल्सी ने जो मार्केट में कारनामा किया है, देखो उन्होंने सिर्फ प्लेयर उठाए नहीं मेरे भाई, काफ़ी डेप्थफुल खिलाड़ी उठाए। एंड मैं दो चीज़ के ऊपर बात करूंगा। पहले थोड़ा ट्रांसफर के बारे में बात कर लेते हैं। बड़े ब्राइटन का जो एकेडमी है वहाँ से भैया एक खतरनाक प्लेयर को उठाया है, दैट इज जाओ पेड्रो। बड़ा साइनिंग। जाओ पेड्रो भैया ऑलरेडी 6 मैच में 5 गोल 2 असिस्ट मार चुका है, और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल फाइनल में भी जाओ पेड्रो का गोल था। जाओ पेड्रो भैया क्विक, मतलब खतरनाक तरीके से पहले मैच से ही मैकेनिज्म केमिस्ट्री वगैरह हो गया, और जाओ पेड्रो को देख के लग रहा है कि चेल्सी से वो बंदा 2-3 साल से खेल है। तो खतरनाक साइनिंग। उसके बाद अलejandro garnacho लेके आए मैनचेस्टर यूनाइटेड से। उसके बाद जेमी गिटन्स को उन्होंने लेके आया भाई, अच्छा खासा पैसा खर्चा करके 50 मिलियन के आसपास डॉर्टमुंड से वो लेके आया। लियाम डेलाप उन्होंने लेके आया। उसके बाद जेराल्ड हैटो भैया, एक सा जो लेफ्ट बैक सेंटर बैक है, मतलब दोनों जगह पे खेल सकता है। रियल मैड्रिड लिंक था 2 साल पहले, लेकिन जेराल्ड हैटो को भैया चेल्सी उठा के लेके आया। एंड काफी डेप्थ उनके मिडफील्ड में है ऑलरेडी। काइसेडो एंजो फर्नांडिस का पार्टनरशिप खतरनाक हो चुका है। रोमियो लाविया थोड़ा सा इंजर्ड है, वो लोग आ जाएंगे तो और भी ज्यादा डेप्थ हो जाएगा। अटैकिंग एरिया में इस्तेभाव भैया एक बढ़िया प्रोजेक्ट उन्होंने साइन किया है। पेड्रो नेटो उनके पास है, गर्नाचो वगैरह है, एक्सेल डिसती वगैरह है। सेंटर बैक के भाई फोफाना है। कॉलविल का थोड़ा इंजरी हो गया, तो एक सेंटर बैक अगर चेल्सी और खरीद लेता ना तो मजा आ जाता। और गोलकीपर सैंचेज के ऊपर थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो सेंटर बैक का थोड़ा डेप्थ और सैंचेज के ऊपर, रॉबर्ट सैंचेज के ऊपर थोड़ा मेरा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन बाकी मिडफील्ड और अटैक में भैया कयामत तरीके से भैया रोटेशन भी होगा, क्रिएटिविटी भी होगा, और डिफरेंट डायमेंशन के भैया खिलाड़ी भी है। तो भाई और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, देखो 2 चीज है। चेल्सी को मैं सेकंड पोजीशन में रखने का कारण 2 है। पहला कारण ये है कि बहुत सारे लोग पूछते कि भैया किस टीम का चैंपियन वाला मेंटेलिटी हो चुका है, फिर कौन सा टीम जीतेगा, ये कैसे पता चलेगा हमको। देखो देखना, जो टीम अच्छा खेल के जीतेगा तो जीतेगा, तो छोड़ दो। जो टीम जिस दिन खराब खेल के भी विन ग्राइंड कर सकता है, ध्यान से सुनो इस लाइन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो टीम एक मैच में खराब खेल के, जिस दिन आपका दिन नहीं है, जिस दिन आप खराब खेल लो, नंगा खेल लो, लेकिन उस दिन भी आप जीत को ग्राइंड कर रहे हो, जीत रहे हो, वो टीम ना जीतना सीख गया है। चेल्सी ना जीतना सीख गया। चेल्सी खतरनाक फुटबॉल हर एक मैच में नहीं खेलता। पिछले मैच जो फुलम के साथ था वो चेल्सी ने बहुत बढ़िया नहीं खेला, लेकिन मैच जीत गए। एक पेनल्टी मिल गया, एक कॉर्नर से गोल दे दिया, तो इधर उधर से एक स्क्रैपी सा गोल मार के वो लोग जीतना शुरू कर दिया। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है, जो पॉइंट सिटी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है कि भाई उनका कहने के एक फोकल पॉइंट है, उसी फोकल पॉइंट का अराउंड घूम रहा है कि हालांकि कोई गोल मारना है, फिर केडीबी कोई असिस्ट मारना था, अभी केडीबी नहीं है, उसका जगह कौन लेगा। वहीं से चेल्सी के पास भी एक प्रॉब्लम हो गया था कि कोल पाल्मर। लेकिन पॉइंट है ना, एंजो मैरेस्का आने के बाद पिछले सीजन में भैया कोल पाल्मर उनका मेन फोकल पॉइंट, फिर मेन प्लेयर नहीं था। काइसेडो था उनका बेस्ट खिलाड़ी, और इस सीजन में भी कोल पाल्मर खेले नहीं 2 मैच में। वेस्ट हैम के साथ भी कोल पाल्मर खेले नहीं थे, पिछले मैच भी कोल पाल्मर खेले नहीं थे। वेस्ट हैम के साथ उन लोगों ने 5 गोल मारा, इस मैच में भी 2-0 से जीत गया। तो कोल पाल्मर के ऊपर जो डिपेंडेंसी था चेल्सी को धीरे धीरे गायब होते हुए, एंजो फर्नांडिस थोड़ा लेते हुए, जाओ पेड्रो थोड़ा लेते हुए, नेटो लेते हुए, गर्नाचो आएगा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करेगा, एस्तावियो थोड़ा किया, काइसेडो तो था भैया। तो मोटा मोटी करके ये टीम गेम होते हुए यानी एक अच्छा प्रोजेक्ट में देख पा रहा हूं एंजो मैरेस्का के साथ। एंड इन चेल्सी के पास भी डेप्थ भी काफी बढ़िया है। थोड़ा इंजरी है, अगर इंजरी थोड़ा वापस आ गया लोग तो रोटेशन भी खतरनाक तरीके से होगा। तो भैया 26 प्लेयर साइन किए चेल्सी ने, तो मोटा मोटी करके इनके पास डेप्थ भी है। चैंपियंस लीग में क्या करेगा वो पता नहीं मेरे भाई, लेकिन मैं पिक करना चाहता हूं सेकंड पोजीशन में चेल्सी फुटबॉल क्लब फिनिश करेगा 2025-26 का कैंपेन। उसके बाद भैया फर्स्ट पोजीशन ऑब्वियसली आप जान चुके भैया, प्रीमियर लीग विनर होगा, आई विल पिक भैया लिवरपूल फुटबॉल क्लब। एंड लिवरपूल के पास जो साइनिंग्स हुआ है ना मेरे भाई, क्योंकि देखो आर्ने स्लॉट पिछला सीजन थोड़ा हल्के मार्केट में जीत गए, लेकिन वो समझ गया आर्ने स्लॉट कि भैया इस टीम से भैया मैं दोबारा जीत नहीं सकता, तो उन्होंने अपडेट किया।
क्या खूब अपडेट किया। आप एक बार सोच के देखो, अप फ्रंट में अगर आपके पास इसाक जो प्रीमियर लीग प्रूवन है, 2 साल से प्रीमियर लीग में भूचाल मचा रहा है बंदा, 25-25 गोल मार रहा है, 20-25 गोल मार रहा है, साला, गैक्पो, फ्लोरियन विट्स, बहुत सारे लोग ट्रोल करे फ्लोरियन विट्स कहाँ है, रुको भैया, जर्मन लीग से आया है, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, वो बंदा मेसी रोनाल्डो नहीं, आके भूचाल नहीं मचाता, उतना औकात नहीं बंदे का। 7-8 मैच देखो, धीरे धीरे करके एडजस्ट हो जाएगा, 10-12 मैच के बाद, हाफ सीजन के बाद वो बंदा भूचाल मचाएगा। पहला 14, 15, 16 मैच थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ सीजन में फ्लोरियन विट्स अपना औकात दिखाएगा मेरे भाई, क्योंकि बायर लेवरकुसेन का मैच मैंने 2 साल देखा है ज़ावी अलोंसो के लिए, क्योंकि मद्रिद से लिंक था बंदा, तो फ्लोरियन विट्स का मैंने मोटा मोटी करके 60-70% मैच देखा है, बंदा चुम्मेश्वरी खिलाड़ी है। उसके बाद भैया उगु के आते आते भैया 2 मैच में 3 मैच में 3 गोल दे दिए, तो भाई उगु के भी एडजस्ट हो गए। कोडी गैक्पो खतरनाक है, साला तो खतरनाक है, मिडफील्ड भैया मैकलिस्टर, सोबोज़ोला तो भैया क्या क्या गोल मारते पता नहीं। चलो राइट बैक पे भाई फ्रिंगपोंग भी वो लेके आए, आर्नोल्ड का रिप्लेसमेंट, रॉबर्टसन का अपग्रेड करकिस भी लेके आए, कोनाते वगैरह है, वैन डाइक वगैरह है, अलिसन, मोहम्मद अली को भी वो लेके आए थे पिछला सीजन, इस सीजन वो लिवरपूल में चले आए। अब प्रॉब्लम ये है, मिडफील्ड सॉर्टेड है, डेप्थ खतरनाक है, अटैक सॉर्टेड है, डेप्थ खतरनाक है, अटैक कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। अटैक भैया प्रीमियर लीग का बेस्ट अटैक है, आई थिंक भैया पूरे वर्ल्ड का भैया वन ऑफ द बेस्ट अटैक है। अगर एम्बापे, विनीशियस को मद्रिद का अटैक छोड़ दो ना, मद्रिद से भी में कहीं ना कहीं एम्बापे फैक्टर थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन लिवरपूल का अटैक मेरे को लगता है मद्रिद से भी ज़्यादा अच्छा है। डायनामिक खतरनाक है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी है, लेकिन आर्ने स्लॉट को ना अपना प्लेइंग 11 चुनना पड़ेगा और कम्युनिकेशन केमिस्ट्री क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि भैया फुटबॉल फीफा तो नहीं है, प्लेयर आ गया और खेलने लगे, तो केमिस्ट्री या फिर बैलेंस कैसे पुट करेगा ये क्वेश्चन मार्क है। मतलब प्लेइंग 11 जल्दी से पिक करना पड़ेगा, पहला पॉइंट ये है। मिडफील्ड का सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, डिफेंस का मेरे को क्वेश्चन मार्क होता है कि भाई कोनाते ठीक है इंजरी प्रोन है, जो गोमेज आप जानते हो, वैन डाइक थोड़ा बुरा है लेकिन लीडरशिप बिल्ड करता है, लेकिन वैन डाइक भी कभी कभी थोड़ा कंबल हो सकता है। मुझे लगता है डेप्थ की जरूरत था। मार्गी का जो डील था ना, वो जो कोलैप्स हो गया उसमें भैया लिवरपूल को थोड़ा अच्छा खासा नुकसान हुआ है मेरे भाई। तो मार्गी चाहिए था सेंटर बैक, लेकिन सेंटर बैक का एक डेप्थ चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है वो कॉस्ट करेगा लिवरपूल को ना चैंपियंस लीग में, प्रीमियर लीग में नहीं। चैंपियंस लीग में भैया लिवरपूल उतना कुछ कर नहीं पाएंगे, बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, सेमीफाइनल फाइनल तक नहीं जा पाएंगे ये डिफेंसिव डेप्थ के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम उन्हें प्रीमियर लीग में होगा। एंड मुझे लगता है 21st टाइम सबसे ज्यादा प्रीमियर लीग जीतने वाला रिकॉर्ड इस बार लिवरपूल तोड़ देगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल ड्रॉ में है अभी 2020, वो भैया लिवरपूल लेके चला जाएगा और लिवरपूल भैया इंग्लैंड का भैया बेस्ट क्लब ऑफ द इंग्लैंड वगैरह ये खिताब भैया जीत जाएगा, मतलब प्रीमियर लीग एस्पेक्ट से। तो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी लिवरपूल विल बी द चैंपियन। एंड अगर गोल्डन बूट की बात करें, सबसे ज्यादा गोल मारने की बात करें भाई, इसमें ज्यादा गुंजाइश है नहीं, आई विल पिक गारंटी अर्लिंग हालैंड सबसे ज्यादा गोल देगा। एंड 2 चीजें बोलना चाहूंगा, सबसे ज्यादा हिट ट्रांसफर और सबसे ज्यादा फ्लॉप ट्रांसफर। सबसे ज्यादा हिट ट्रांसफर में बोलना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू मी, ब्रायन एम्ब्यूमो फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये सबसे ज्यादा हिट ट्रांसफर होगा, मतलब प्राइस टैग से, मतलब प्राइस टैग और परफॉर्मेंस खतरनाक तरीके से होगा। और सबसे ज्यादा फ्लॉप ट्रांसफर मेरे को थोड़ा बहुत एक डाउट हो रहा है रायन चर्की के ऊपर, क्योंकि देखो रायन चर्की ना थोड़ा फ्रीडम वाला खिलाड़ी है, लेकिन पेप क्या उसको फ्रीडम देगा? ऑलरेडी बंदा 2 महीने के लिए इंजरी पे चला गया, उसके बाद बंदा वापस आएगा, कैसे वापस आएगा देखना पड़ेगा। और पेप के सिस्टम में जैक ग्रिलिश भी बहुत ना फ्रीडम वाला खिलाड़ी था, फ्रीडम फ्लेयर वाला खिलाड़ी था, लेकिन पेप के अंडर में आके जैक ग्रिलिश भी थोड़ा हो गया। तो मुझे लगता है रायन चर्की फ्लॉप हो सकता है, ये थोड़ा अर्ली प्रेडिक्शन है, तो भैया कोई हेट या फिर डिसरिस्पेक्ट नहीं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि ब्रायन एम्ब्यूमो सबसे ज्यादा हिट खिलाड़ी होगा, प्राइस टैग से बहुत ज्यादा जस्टिफाइड करेगा बंदा, और रायन चर्की फ्लॉप साइनिंग हो सकता है। ऑल दो उसके लिए भाई ज्यादा पैसा तो दिए नहीं 30 मिलियन, लेकिन मेरे रायन चर्की से मेरा एक्सपेक्टेशन काफी खतरनाक है, लेकिन पेप के साथ जो चीज होता है ना, मेरे को लगता है वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। दैट इज ऑल ऑफ माई वीडियो भैया। आप जो चीज पे एग्री किए हो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, जो चीज पे डिसएग्री किए हो वो भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो भैया मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।